रिव्यू में हम पाकिस्तान की मईशत, खारजा अमूर और नेशनल सिक्योरिटी से जुड़े मामलों पर बात करते हैं। 3 हफ्ते हो गए हैं, ईरान, अमेरिका और इसराइल की जंग जारी है और अभी तक बज़ाहिर लग नहीं रहा कि ये जंग बहुत जल्द ख़त्म होगी। बल्कि इस हफ्ते जो बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं, मजीद जो इसराइल है उसने टारगेट असैसिनेशंस की हैं और उसमें जो इस हफ्ते अली लारेजानी जो खुद अब ईरान ने उसकी तस्दीक भी की है, जो बहुत इन्फ्लुएंशियल लीडर थे ईरान के, उनकी असैसिनेशन हुई है। उनके साथ फिर उनकी जो बसीज फोर्स है, उनके जो कमांडर हैं, उनकी भी असैसिनेशन हुई है। और इसका मतलब ये है क्योंकि अली लारेजानी वो आप कह सकते थे ईरान के लीडर थे जिन्होंने दुनिया के साथ डील किया, क्योंकि जो आयतोल्ला अली खामेनी थे वो तो जाहिर है कि अपने जो सुप्रीम लीडर तो थे ही, लेकिन वो ईरान तक ही महदूद रहते थे। लेकिन जो डिप्लोमेसी थी दुनिया के साथ, वो न्यूक्लियर इशू हो, बाकी मामलात हो, तो अली लारेजानी एक लिहाज से ईरान का फेस थे। अब जब ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं आयतोल्ला अली खामेनी, उनकी असैसिनेशन हुई, तो उसके बाद से अगर आप देखें तो जो कुछ रैली भी हुई लास्ट फ्राइडे को, तो वहां पर अली लारेजानी को बाकायदा तौर पर तेहरान में आम पब्लिक के साथ देखा भी गया। और क्योंकि जब जंग एक तरफ हो रही है, दूसरी तरफ ऐसा नहीं है कि जो डिप्लोमेटिक ऑप्शंस हैं वो क्लोज हो जाते हैं, तो उस सारी सूरत हाल के अंदर ये समझा जा रहा था कि अगर कोई ईरान में किसी से बात हो सकती है, यानी कि अमेरिका बात कर सकता है, तो वो अली लारेजानी ही हैं। लेकिन शहबाज इसराइल ने उनको भी असैसिनेट कर दिया है। इसका मतलब है कि जो इसराइल है वो मेरे ख्याल में इस जंग का जो खात्मा है वो नहीं चाहता, क्योंकि अगर कोई बातचीत होती तो एक डिप्लोमेटिक विंडो ओपन होती है। और अगर आपने इतने इन्फ्लुएंशियल एक ऐसे लीडर को जिनको पूरी एक तारीख का भी पता था, पूरा उनको एक बैकग्राउंड भी था, उनका पूरा एक इन्फ्लुएंस था, तो इसराइल इट अपीयर्स के इररिस्पेक्टिव के इस वक्त मेरे ख्याल में अमेरिकी सदर ट्रंप तो परेशान हैं, बेशक वो शो करें ना करें, लेकिन इसराइल है कि कम वक्त में जितनी मर्जी ये जंग जाती है जारी रहे और उसका वो सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जो गलती की है उसका तो खमियाजा वो तो उन्होंने क्या पता नहीं भुगतना है या नहीं भुगतना, उनकी आखिरी टर्म है, जो उनकी एज होगी, उन्होंने जो अचीव करना था कर लिया, और जो कुछ अपने साथ वो लेके जाएंगे शायद उन्होंने खुद भी ना सोचा होगा कि ये चीज़ इस तरह जो होगी वो अनफोल्ड होगी। बहरहाल बात आपकी ठीक है, इसराइल इस वक्त बिल्कुल भी नहीं चाहता कि जंग खत्म हो, बल्कि उसको एस्केलेट कर रहा है। ना सिर्फ अली लारेजानी की हलाकत, बल्कि जो पास की गैस फील्ड्स हैं, जो दुनिया के सबसे बड़े ज़खायर हैं गैस के, नेचुरल गैस के, जो कतर और ईरान का मुश्तरका है, उसके ऊपर जब हमले किए गए हैं तो उसके बाद एक नई वेव जो है एस्केलेशन की वो शुरू हुई है। और इवन के कतर को ये कहना पड़ा कि ये डेंजरस और इरिस्पॉन्सिबल मूव थी इसराइल की। और इसे एक बात बड़ी वाज़ेह हो गई कि पहले जो सिलसिला था वो सिर्फ मिलिट्री इंस्टॉलेशंस तक था, या रिटेलिएशन टू द एक्सटेंट कि जहां से अमेरिकन सॉर्टीज आती थी वहां पे ईरान हमले कर रहा था। अब अगर पास गैस फील्ड के ऊपर हमला हुआ है और उससे पहले जो उनका आइलैंड के ऊपर एक अटैक किया गया था, ऑल्दो उसमें उन्होंने मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को टारगेट किया, तो ये जो बात है अब 3 हफ्ते से बहुत आगे शायद जाए। हमें नहीं पता कल क्या होता है, कल क्या नहीं होता, लेकिन इस वक्त जो इसराइल है, जिस तरह आपने कहा, वो हर वो कदम उठा रहा है जिससे जंग खत्म ना हो। और अमेरिका उस दलदल में फंसता जा रहा है जहां पे वो कल निकलना भी चाहे तो शायद उस तरीके से ना निकले। अगर निकलेगा तो इतने उसको डैमेजेस हो चुके होंगे कि उसके लिए एज अ सुपर पावर जो कभी था वो रिकवर करना उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाए। अब इसके अंदर जो दूसरी बड़ी डेवलपमेंट है इस हफ्ते की, क्योंकि ये बात जब अमेरिका ने और इसराइल ने ये हमला किया था तो उसमें जो सबसे बड़ी जो रीजन पेश की थी, प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक का नाम दिया था कि ईरान को इमीडिएटली इसराइल या अमेरिका के खिलाफ कार्रवाई करने वाला है। जो मेरे ख्याल में उसके लिए कोई लेमैन भी है उसको भी पता है कि ईरान इस सूरत हाल के अंदर वो क्यों इस तरह का अटैक करेगा। लेकिन जाहिर है कि जो अमेरिकी सदर ट्रंप है वो अपनी बात पर कायम थे, तो उनके अपने ही एक जो उनके काउंटर टेररिज्म के चीफ थे, उन्होंने इस्तीफा दिया है। और गैर मामूली बात, और पहला इस्तीफा है, ज़ाहिर जब जंगें होती हैं तो इस्तीफे भी आते हैं। और जो उन्होंने डिफरेंस बयान किया कि क्यों वो करें, उन्होंने कहा कि उनका ज़मीर इजाज़त नहीं देता कि ये जो जंग हमने शुरू की है इसका कुछ जवाज़ नहीं था। जो तौजीह पेश की गई है कि ईरान की तरफ से अमेरिका को इमीडिएट कोई थ्रेट थी, उन्होंने कहा कि कोई थ्रेट नहीं थी। और ये जंग जो हम लड़ रहे हैं दैट इज़ इवन मोर इम्पॉर्टेंट, ये हम इसराइल के कहने के ऊपर हम लड़ रहे हैं। और बाकायदा तौर पर उन्होंने इजरायली लॉबी का भी जिक्र किया है, क्योंकि वैसे तो अक्सर बात होती है इजरायली लॉबी कितनी, ज्यूश लॉबी कितनी स्ट्रांग है अमेरिका के अंदर। कुछ लोग तो कहते हैं कि बुनियादी तौर पर अमेरिका को ज्यूश लॉबी चलाती है, लेकिन इस तरीके से एक ऐसे शख्स का जो एक अहम ओहदे पर फायज रहा हो, उसका बाकायदा तौर पर कहना कि ये जो फैसला ट्रंप का है ये इजरायली और ज्यूश लॉबी के इन्फ्लुएंस की वजह से उन्होंने किया, इसका अमेरिका से कोई लेना देना नहीं है, दैट इज क्वाइट बिग। और लेट्स सी, समटाइम ये होता है कि बाकी आवाजें भी एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर से आ रही होती हैं लेकिन वो पब्लिक में नहीं आती। अब कोई एक आगाज कर देता है, यू नेवर नो कि
मजीद लोग भी इसमें देखिए, यहूदी बात लॉबी करना जो शुरू है कर वो दें। ना सिर्फ अमेरिका को चला रही है बल्कि पूरी दुनिया की इकॉनमी भी कहा जाता है कि यहूदी लॉबी के कंट्रोल में, चाहे वो IMF के ऊपर इन्फ्लुएंस हो, वर्ल्ड बैंक के ऊपर इन्फ्लुएंस हो, बाकी जो ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम है उसका जो कंट्रोल हो, बहुत डीप पेनिट्रेट कर चुकी है ये लॉबी और इसके ऊपर बेताशा किताबें लिखी गई है। ये बात जो है उनके काउंटर टेररिज्म चीफ की कि इस जो फौरी कोई ईरान की तरफ से अमेरिका को थ्रेट नहीं था, अगर ये ऐसा कुछ होता तो कम से कम नेटो अलाइज जो है उसके वो उसके साथ खड़े होते, यूरोपियन कंट्रीज उसके साथ खड़े होते। उसके साथ की जो दूसरी बड़ी डेवलपमेंट है, जो यूरोपीय यूनियन के फॉरेन मिनिस्टर्स की का उनका जो इजलास हुआ है उसमें उन्होंने अमेरिका की जंग में हिस्सा बनने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा ये नेटो की जंग नहीं है, ये नेटो की जंग नहीं है। तो अगर नेटो की जंग नहीं है इसका मतलब कोई थ्रेट नहीं था, तो इसका मतलब ये भी हुआ कि ओमान के अंदर जो ईरान की पोजीशन थी वो ठीक थी और बाकी ममालिक को उस पोजीशन का एहसास था कि इस वक्त इस दफा जो गलत स्टेप्स लिए जा रहे हैं वो अमेरिका की तरफ से लिए जा रहे हैं। और ये बात कई दहाइयों से एक ख्वाहिश थी इसराइल की कि वो ईरान के ऊपर अटैक करना चाहता था, लेकिन मेरे ख्याल माजी के जो प्रेसिडेंट्स थे वो ज़्यादा सेंसिबल थे, वो उस इसराइली जो प्लान था उसका हिस्सा नहीं बने। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने फैसला किया इस प्लान का हिस्सा बनने का और उसकी कीमत पूरी दुनिया तो भुगत रही है और पे कर रही है। अब ये जो कॉस्ट है कामरान, ये अमेरिकन हाउस होल्ड के अंदर भी पहुंच चुकी है। गालिबन उनकी रिसेंट हिस्ट्री में जो डीजल प्राइस है अमेरिका के अंदर, उसकी जो फी गैलन प्राइस है वो $5 से भी तजावज कर चुकी है। जहां पे सदर डोनाल्ड ट्रंप का यह एक वादा था अपनी इलेक्शन कैंपेन में कि वो नई जंगें शुरू नहीं करेंगे, जो कि उन्होंने तोड़ा। दूसरा उनका वादा यह भी था कि वो महंगाई नहीं होने देंगे। तो उनके दोनों जो की उनके प्रोमिसेस थे, जो हार्ड कोर वर्किंग क्लास को जिसने अपील किया था, वो दोनों ने तोड़ दिए प्रोमिस। और इसमें जो एक और जो आपने जिक्र भी किया, जो बड़ी मेरे ख्याल में डेवलपमेंट थी, हमेशा जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो नेटो कहते हैं या अमेरिका और जो यूरोप का एक इत्तेहाद था, वो एक उसी की बेस के ऊपर ये जो ग्लोबल ऑर्डर चल रहा था। लेकिन क्योंकि अमेरिकी सदर ट्रंप जब दोबारा सदर मुंतखब होकर के आए, वो अपने एडवर्सरीज के लिए उतने मौलिक साबित नहीं हुए जितने अपने इत्तेहादियों के लिए। कभी ग्रीनलैंड का जिक्र कर रहे हैं, कभी टैरिफ लगा रहे हैं, और अब जब वो खुद फंसे हैं, मसलन जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज का अगर जिक्र करें, पहले तो उन्होंने कहा कि उन्हें किसी की मदद की जरूरत नहीं है। जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज की बात आई तो उन्होंने कहा कि ये तो बाकी जो ममालिक हैं, उसमें उन्होंने इवन चीन से कहा, 6-7 और ममालिक से, जापान से कहा, ऑस्ट्रेलिया से कहा कि जी आप ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज को खुलवाने के लिए हमारी मदद करें और अपने नेवल शिप्स भेजें। इसी तरीके से नेटो से भी उन्होंने कहा। तो इसमें फिर जो जर्मनी के जो वज़ीर दिफा है उन्होंने बड़ा वाज़ेह तौर पर कहा कि नहीं, इस जंग से हमारा कोई लेना देना नहीं है। यूके के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने बड़ा अहम स्टेटमेंट दिया। ऑस्ट्रेलिया ने अगेन ये सवाल किया कि आखिर ट्रंप हमसे क्या लेना चाहते हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज में अगर हम अपने शिप्स भेजते हैं, वो ऐसा कौन सा काम है जो अमेरिका नहीं कर पा रहा और हमसे कह रहे हैं कि हम वो करें। उन्होंने भी इनकार कर दिया है। अब उस पर जो अमेरिकी सदर ट्रंप हैं, अब वो जैसे उनका स्टाइल है, धमकी दी है कि अगर अमेरिका का आपने साथ ना दिया तो मैं आपको फिर निबड़ लूंगा, आपको देख लूंगा। तो बेसिकली उससे क्या हुआ है कि पहले ही एक रप्चर तो था जो नेटो या अमेरिका और यूरोप का इत्तेहाद था, लेकिन इससे पहले जो यूरोपियन कंट्रीज थे, शायद क्योंकि अमेरिका सुपर पावर था, वो डर के या यूक्रेन की वजह से बोल नहीं रहे थे, लेकिन अब उन्होंने बोलना भी शुरू कर दिया। अब आप कह लें कि उन्होंने डिफाई भी करना शुरू कर दिया है। तो ये एक बहुत बड़ा मेरे ख्याल में एक डेवलपमेंट है, क्योंकि इससे पहले जो इराक वॉर हुई या अफगानिस्तान वॉर हो, इराक वॉर में भी देखें एक फॉल्स उस पर गए ना, वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन नहीं थे। टोनी ब्लेयर को फिर बहुत ज्यादा बाद में क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा, लेकिन इवन देन एट दैट टाइम अगर वो एक झूठा एक बयानिया घड़ के भी जंग लड़ी थी, तो उसके बावजूद जो अमेरिका था उसने अपने इत्तेहादियों को साथ मिला के वो काम शुरू किया। तो इस केस के अंदर इसराइल के साथ मिलकर अमेरिका ने खुद ही कहा है, उनको लगा कि जी हम सब कुछ डील कर लेंगे। अब जब उसका इम्पैक्ट आ रहा है तो अब ट्रंप साहब